हेलो स्टूडेंट, अभिव्यक्ति ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डियर स्टूडेंट, पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की अपन जो टॉपिक चल रहा था वो इकोलॉजी एनवायरनमेंट था और उसका थर्ड लेक्चर अपना हो गया था। आज उसके नेक्स्ट जो अपने जो उपभोक्ता या उत्पादक और अपघटनकर्ता, उसके बाद मैंने बात की थी 10% के नियम की, और एक अपन ने बात की थी जैव आवर्धन क्षमता की। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ जैव आवर्धन क्षमता के बाद के टॉपिक की। तो अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा, एक तो अपन करेंगे इसमें पिरामिड्स, जितने भी पिरामिड्स हैं जो एल्टन नाम के वैज्ञानिक ने दिए थे उन सभी की बात करूँगा। और एक अपन बात करेंगे इसमें जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, मैंने आपको बताया था कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होते हैं, उनके बारे में बेसिक मैंने डेफिनेशन बोली थी। और डेफिनेशन के बारे में बताया था कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो टाइप्स है खाद्य श्रृंखला के, उसकी मैंने आपको वहाँ पर बात नहीं की थी, तो मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ आज के लेक्चर में। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी खाद्य श्रृंखला के प्रकार, ठीक है। आज का अपना टॉपिक है उसी इकोलॉजी में खाद्य श्रृंखला के प्रकार। जैव आवर्धन क्षमता की बात हो गई थी और दक्षांश के नियम की बात हो गई थी। उनमें शायद इससे पीछे जितने भी 3 लेक्चर हुए उनमें शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला के प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको कोई खाद्य श्रृंखला दे दी। खाद्य श्रृंखला आपको पता ही है जो अपन ने बनाई है, घास, टीडा, मेंढक जो अपन ने बनाई है वो। ऐसी ही खाद्य श्रृंखला जितनी भी आपको, अगर कोई भी ऑप्शन में आपको कोई खाद्य श्रृंखला दे दे और पूछ ले कि ये कौन सी खाद्य श्रृंखला है, या आपको उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन दे सकता है। खाद्य श्रृंखला का नाम लिखकर आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, डेफिनेशन लिख के और नीचे खाद्य श्रृंखला का टाइप्स पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो, खाद्य श्रृंखला को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इसका डिवाइडेशन है। खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? देखो, एक जो खाद्य श्रृंखला होती है उसे अपन बोलते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला एक होती है अपनी परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला। और एक जो खाद्य श्रृंखला है वो है अपनी अपरदी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। एक हो जाएगी आपकी अपरदी खाद्य श्रृंखला। ध्यान से सुनना, 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला होगी। एक चारण खाद्य श्रृंखला, एक होती है अपनी परजीवी खाद्य श्रृंखला, और एक होती है अपनी अपरदी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। तीनों प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला, अपरदी खाद्य श्रृंखला, इसको मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला भी बोल सकते हो। इसे अपन एक और एक्स्ट्रा नाम देते हैं, इसे आप बोल सकते हो मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। तो 3 टाइप की खाद्य श्रृंखला है। तीनों प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला है इनके बारे में अपने को पढ़ना है कि कौन कौन सी चारण खाद्य श्रृंखला है, कौन सी परजीवी होती है और कौन सी अपरदी खाद्य श्रृंखला होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना, जो ये खाद्य श्रृंखला है इन्हीं से रिलेटेड अपन नेक्स्ट जो आगे करेंगे वो अपना होगा पिरामिड्स, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो फिर जो पिरामिड्स है वहाँ आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और खाद्य श्रृंखला जिसको पहले भी जो मैंने बताई है खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला का यदि आपको पता है तो पिरामिड्स में फिर यहीं से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो पिरामिड्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ चारण खाद्य श्रृंखला की। देखो, चारण खाद्य श्रृंखला क्या होगी? चारण खाद्य श्रृंखला का बेसिक अपन जो भी अपन ने खाद्य श्रृंखला पीछे बनाई है वो किसका एग्जाम्पल होगी? वो चारण खाद्य श्रृंखला का ही होता है। देखो, ऐसी खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला होगी ऐसी खाद्य श्रृंखला
ऐसी खाद्य श्रृंखला जो बड़े जीवों से, सॉरी, ऐसी खाद्य श्रृंखला जो छोटे जीवों से प्रारंभ होकर, छोटे जीवों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों पर समाप्त होती है। बड़े जीवों पर समाप्त होती है, कौन सी खाद्य श्रृंखला कहलाती है? चारण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जो छोटे जीवों से तो प्रारंभ होती है और बड़े जीवों पर खत्म हो जाती है। मतलब समझे कैसे आप कि छोटा जीव और बड़े जीव से क्या मतलब है? यहाँ ऐसा है कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जो छोटे आकार के, शरीर में छोटे आकार के जीवों से तो प्रारंभ हो जाएगी और वो जो खत्म होगी, जो एंड होगा उसका, वो बड़े आकार के, शरीर में बड़े आकार के जीवों पर खत्म होगी। वो खाद्य श्रृंखला कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है आपकी चारण खाद्य श्रृंखला। देखना, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं और इसी से एक और अपन यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, एक खाद्य श्रृंखला है, वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सबसे इजी रहेगा। घास है, घास को खा रहा है टिड्डा और टिड्डे को खा रहा है मेंढक, मेंढक को खा रहा है सांप और सांप को खा रहा है बाज। ठीक है, एक और खाद्य श्रृंखला लिख रहा हूँ। घास है, घास को खा रहा है बकरी और बकरी को खा गया शेर। ठीक है, ये खाद्य श्रृंखला हो गई। ठीक है, अब देखो, या ऐसे लिख सकते हो जैसे घास है, घास को खा रहा है खरगोश और खरगोश को खा गया शेर। ठीक है, तीन मैंने खाद्य श्रृंखला लिखी है और ये तीनों की तीनों खाद्य श्रृंखला कौन सी है? चारण खाद्य श्रृंखला होती है। देखना, चारण खाद्य श्रृंखला की मैंने आपको डेफिनेशन ये बताई थी कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जो आकार में, शरीर के आकार में छोटे जीवों से प्रारंभ होती है, छोटे आकार के जीवों से प्रारंभ होती है और वो चलती चलती जाएगी तो उसके जो, जैसे वो आगे बढ़ेगी तो उनमें जो जीव उपस्थित है प्रत्येक पोषक स्तर में, उन जीवों के आकार में क्या हो जाएगी? शारीरिक आकार में वृद्धि हो जाएगी और उनकी संख्या में हमेशा क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। वो खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है? चारण खाद्य श्रृंखला। देखना, सबसे ज्यादा और सबसे छोटा आकार में होता है घास, उसके बाद इससे बड़ा क्या है? टिड्डा है। ठीक है, उसके बाद मेंढक है, बाद में सांप और सांप के बाद में बाज है। तो बताओ, आकार में तो छोटा है और जैसे जैसे बढ़ा है आकार में वृद्धि हुई। इधर देख लो, घास, उससे बड़ा बकरी और उससे बड़ा क्या है? शेर। ठीक है, इधर घास, उससे बड़ा खरगोश और उससे बड़ा शेर। ऐसी खाद्य श्रृंखला, अब देखना मैं और एक्स्ट्रा डेफिनेशन बता रहा हूं, ऐसी खाद्य श्रृंखला जो छोटे आकार के जीवों से तो क्या होगी? प्रारंभ और बड़े आकार के जीवों पर क्या होगी? समाप्त। वो खाद्य श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर पे बढ़ने पर जीवों के शरीर के आकार में वृद्धि होती है, परंतु जीवों की संख्या में क्या होती है? कमी होती है। वो खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है? चारण खाद्य श्रृंखला होती है। ठीक है, मैं जहां तक मानता हूं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीन एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ऐसे ही एग्जाम्पल आप अपने अकॉर्डिंग, अगर कोई भी आपको एग्जाम्पल मिले, वैसे तो मोस्टली इन्हीं में से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एग्जाम्पल देता है, डेफिनेशन से देता है, तो सीधा बोलोगे कि ऐसी खाद्य श्रृंखला होती है जिसमें पोषक स्तर बढ़ने पर, पोषक स्तर बढ़ने पर, अब देखो, जीवों के आकार में, आकार में तो क्या होती है? वृद्धि, लेकिन संख्या में क्या हो जाती है? संख्या की बात करें तो हो जाती है कमी। ये इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ऐसी खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है जिसमें पोषक स्तर बढ़ने पर जीवों के आकार में तो वृद्धि होती है परंतु संख्या में कमी होती है। वो खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है? चारण खाद्य श्रृंखला होती है। एग्जाम्पल पूछे तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। एक सामान्य खाद्य श्रृंखला जो अपन ने पढ़ी है, पीछे जितनी भी खाद्य श्रृंखला मैंने जो लिखी है, वो सभी की सभी खाद्य श्रृंखला किस पे अपन बात करेंगे? वो कौन सी खाद्य श्रृंखला है? वो सभी की सभी चारण खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट जो खाद्य श्रृंखला है वो है परजीवी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो परजीवी खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है? देखना, परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं अपन। परजीवी खाद्य श्रृंखला कौन सी होगी? देखो, परजीवी खाद्य श्रृंखला की अपन बात करें
तो ऐसी खाद्य श्रृंखला, देखो इसकी क्या हो जाएगी, ये उल्टी हो जाएगी। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, जो इसमें मैं बोल रहा हूं वो इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसी खाद्य श्रृंखला जो बड़े आकार के जीवों से प्रारंभ, बड़े आकार के जीवों से तो क्या होगी, प्रारंभ होगी, और छोटे आकार पर, छोटे आकार के जीवों पर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। छोटे आकार के जीवों पर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जा सकती है। या ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जो बड़े आकार के जीवों से प्रारंभ होकर छोटे आकार के, या बोल सकते हो परजीवी पर समाप्त हो जाती है, वो खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है, परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अब साहब आपको पूछे इसका एग्जाम्पल, तो सीधा सीधा अगर आपको ऐसे पूछ ले वृक्ष पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, जो वृक्ष का पारिस्थिति या वृक्ष जो होता है वो कौन सी खाद्य श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, तो आप बिना सोचे समझे बोलोगे कि वृक्ष पारितंत्र जो होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, परजीवी खाद्य श्रृंखला का। वृक्ष आपने देखा ही होगा, वृक्ष का आपको पता ही है। अगर आप सच में, अगर आपने कभी वृक्ष का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है या वृक्ष के बारे में अगर बात आप जानते हो कि वृक्ष पर क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती है, तो देखो मैं वृक्ष पारितंत्र जो होता है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर इस खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें अपन, तो जो वृक्ष पारितंत्र है, वृक्ष जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे कि मान लो कि ये वृक्ष है, अपन बात कर रहे हैं कि मान लो कि ये वृक्ष है, ठीक है, ये कोई वृक्ष है, ये मान लो एक वृक्ष है, ठीक है। इस वृक्ष के ऊपर बैठे हैं पक्षी, यहां पर बैठे हैं पक्षी, और इस वृक्ष पे यहाँ पर छोटे छोटे परजीवी भी उपस्थित होते हैं जिनको पक्षी खाते रहते हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे परजीवी, ठीक है। अगर मैं इस वृक्ष का पारितंत्र बनाऊं, इसकी खाद्य श्रृंखला बनाए, तो देखना सबसे पहले मैं लिख रहा हूं वृक्ष, ठीक है। वृक्ष पर क्या बैठे हैं, पक्षी, और पक्षी के आगे एक इसका परजीवी को, ठीक है, परजीवी को खाएंगे। तो देखो वृक्ष है, वृक्ष पर बैठे हैं पक्षी और बाद में है परजीवी। ये वृक्ष पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला है और इसे अपन बोलते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। देखना जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ रहा है, इसके आकार में तो क्या हो रही है, कमी, परंतु इनकी संख्या में हमेशा ही क्या हो जाती है, वृद्धि। ध्यान रखना साहब, अगर आपको वृक्ष पारितंत्र की बात पूछे, वृक्ष परजीवी खाद्य श्रृंखला की अगर कभी भी आपको क्वेश्चन पूछे या इसकी डेफिनेशन अपने को समझनी है, तो चारण खाद्य श्रृंखला की ये उल्टी होती है। उल्टी कैसे होगी, देखो इसमें तो छोटे जीवों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों पर खत्म हुई थी, और जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ रहा था उसकी संख्या में कमी हो रही थी। लेकिन ये खाद्य श्रृंखला है, वे बड़े जीवों से प्रारंभ होकर छोटे पर खत्म होती है, लेकिन जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ता है इनकी संख्या में हमेशा ही क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। वो खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है, वो होती है परजीवी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। समझ गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो प्रकार की खाद्य श्रृंखला मैंने बता दी है, एक चारण खाद्य श्रृंखला, एग्जाम्पल इसके ये होंगे, एक परजीवी खाद्य श्रृंखला, एग्जाम्पल होगा वृक्ष पारितंत्र, ठीक है। अब इसको आप यदि समझ लोगे तो आपको मैं आगे पिरामिड्स बताऊंगा, और पिरामिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीछे बहुत सी एग्जाम है उनमें पिरामिड्सों को पूछा जाता है, और मैं जहां तक मानता हूं नेक्स्ट भी 100% पिरामिड से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको एग्जाम में बैठते हो तो। नेक्स्ट देखना, ये दोनों हो गई। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद अपन बात करेंगे, इसके बाद अपन बात करेंगे अपरदी खाद्य श्रृंखला। देखो अपरदी खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है, तो ये खाद्य श्रृंखला थोड़ी अलग है, और आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपको यदि इकोलॉजी को अगर अच्छे से समझना है, तो इकोलॉजी के अंदर जो सबसे बेस्ट जो पार्ट है इकोलॉजी का, वो था उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। जिसको इन तीनों चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैंने वहीं बोला था आपको कि इकोलॉजी में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखना यहां मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट, अपरदी खाद्य श्रृंखला। देखो थर्ड खाद्य श्रृंखला, इसे मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला भी बोलते हैं, मृतोप
जीवी खाद्य श्रृंखला। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला क्या होती है देखना। अपन ने पीछे दोनों खाद्य श्रृंखला पढ़ी है, लेकिन उन दोनों खाद्य श्रृंखला की अपन ने जब बात की थी तो वो खाद्य श्रृंखला अलग डेफिनेशन लेके आ रही थी। वो अपन ऐसे बात कर रहे थे कि उसमें जीवों के आकार से थोड़ा संबंध था, उसमें जीवों की संख्या से भी क्या था, थोड़ा संबंध था। लेकिन अपरदी खाद्य श्रृंखला का अलग ही सिस्टम है। अपरदी खाद्य श्रृंखला को अपन उससे कनेक्ट नहीं करेंगे। देखो, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला मैंने आपको लिखा है, तो थोड़ा सा अगर आप में कॉमन सेंस अगर आप लगा सकते हो तो अपन ने पीछे मृतोप या मृत कार्बनिक पदार्थ या मृतोपजीवी की बात की थी, वो कहाँ की थी? अपन ने एक जगह की थी। मैंने आपको बोला था अपघटन करता, बोला था वहां पर। तो मृतोपजीवी जो खाद्य श्रृंखला है, जो अपरदी खाद्य श्रृंखला है, वो कौन सी खाद्य श्रृंखला होगी? देखो, आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी खाद्य श्रृंखला, ऐसी खाद्य श्रृंखला जो जो सड़े गले पदार्थों या मृत कार्बनिक पदार्थों से या जीवों से बोल सकते हो, प्रारंभ होती हो वह अपघटन कर्ताओं पर समाप्त होती हो, कौन सी खाद्य श्रृंखला कहलाती है? ये खाद्य श्रृंखला कहलाती है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, या आप बोल सकते हो अपरदी खाद्य श्रृंखला। समझ गए होंगे। मैंने आपको अपघटनकर्ता के बारे में बताया था। अपघटनकर्ता क्या होते हैं? प्रकृति में तीन प्रकार के, इस नेचर में तीन प्रकार के जीवों की मैंने बात की थी। एक थे अपने पास उत्पादक, एक थे उपभोक्ता और एक थे अपघटनकर्ता। ठीक है, तो अपघटनकर्ता मैंने आपको बोला था कि ऐसे सभी जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर की बात कर रहे थे अपन, जैविक कारकों की बात कर रहे थे वहां पर, ऐसे सभी जैविक कारक जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर या सड़े गले पदार्थों पर उपस्थित होते हैं, वो सभी के सभी जीव क्या कहलाते हैं? वो सभी के सभी अपघटनकर्ता कहलाते हैं। वो उनका अपघटन करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अपघटनकर्ता। और उसमें एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ व सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो अब देखो, मैंने यहाँ ये बोला है कि जो सड़े गले पदार्थों से या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होकर कहाँ पर, अब इतना आपको पता है, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अगर वहां से कोई चीज प्रारंभ हो रही है, अगर वो चीज है, तो सिंपल सी बात है, उन पर उपस्थित क्या रहेंगे? उन पर उपस्थित अपघटन करता रहेंगे। तो वो खत्म कहाँ होगी? फिर अपघटन करता पर ही होगी, क्योंकि जो अपघटन करता होते हैं, जीवाणु, कवक, जो प्रोटोजोआ, सूक्ष्म जीव, वो कहाँ उपस्थित रहते हैं? सड़े गले पदार्थ या मृत कार्बनिक पदार्थ पर। तो इसका एग्जाम्पल यदि आपको पूछता है, तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा कि मृत कार्बनिक पदार्थ यहां से तो हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है, और ये कहाँ पर खत्म होगी? तो ये हो जाएगी, या तो आप बोल सकते हो जीवाणु, जैसे आ गया जीवाणु, या आप बोल सकते हो कवक, ठीक है, या आप बोल सकते हो प्रोटोजोआ, या आप बोल सकते हो सूक्ष्म जीव, अत्यंत जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सभी। और इन सभी को अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं अपघटन करता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक मैं मानता हूं। देखो, अगर आपको इसका एग्जाम्पल पूछे तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जो मृत कार्बनिक पदार्थ या सड़े गले पदार्थों से तो प्रारंभ होगी और अपघटनकर्ताओं पर समाप्त हो जाती है, जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और सूक्ष्म जीव पर, ऐसी खाद्य श्रृंखला कौन सी खाद्य श्रृंखला होती है? ये खाद्य श्रृंखला मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, या आप ऐसे बोल सकते हो ये खाद्य श्रृंखला अपरदी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल,
दक्षांश का नियम, जैव आवर्धन क्षमता और आपकी तीनों खाद्य श्रृंखला के टाइप्स, ये अपना टॉपिक खाद्य श्रृंखला का यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ से इसी से थोड़ा सा रिलेटिव एक टॉपिक ले रहा हूँ और वो है पारिस्थितिकी के पिरामिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं जहाँ तक मानता हूँ इकोलॉजी जैसे कम स्टूडेंट्स का इसमें इंटरेस्ट कम होता है, तो आप इंटरेस्ट तो चाहे कम रखो, रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इकोलॉजी मैं जहाँ तक मानता हूँ, अगर आपको पटवार एग्जाम में या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, या आपको आरपीएससी की कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस हो, ठीक है, या यूपीएससी की भी चाहे कोई सी एग्जाम हो, आपको इकोलॉजी तो पढ़ना ही पड़ेगा यदि आपको जॉब लगनी है तो, ठीक है। साइंस के अकॉर्डिंग यदि आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। आजकल तो छोटी एग्जाम में भी इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे राजस्थान पुलिस में भी इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, ठीक है। तो हालांकि ये नहीं कि वहाँ थोड़ा कम लेवल, लेकिन इकोलॉजी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया और ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर है कि इंटरेस्ट लेके पढ़ लो, और जितना इंटरेस्ट इनमें लोगे सबसे, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि यदि टोटल सिलेबस की बात की जाए, जैसे पटवार में देख लो या पीछे एलडीसी में देख लो या किसी में, टोटल सिलेबस की बात की जाए तो मैं इतना अपन मतलब और सिस्टम से तो अपन क्वेश्चन की ऐसे नहीं बोल सकते कि फिक्स है कि यहाँ से तो कंफर्म आएगा ही, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ अगर सिलेबस में ये टॉपिक है तो इससे 100% क्वेश्चन पुटअप होगा। और ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन, वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन, कई बार 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इकोलॉजी के। बहुत ही गजब का चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। तो देखो नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो करेंगे पारिस्थितिकी के पिरामिड, ठीक है। पारिस्थितिकी के पिरामिड किसने दिए थे, क्यों दिए थे, और ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे इनसे क्वेश्चन पुटअप होंगे, ठीक है। तो देखो पारिस्थितिकी के पिरामिड नेक्स्ट अपना टॉपिक है, हेडिंग डाल लो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के पिरामिड। पारिस्थितिकी के पिरामिड या इकोलॉजी के पिरामिड। देखो सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि पिरामिडों को किसने दिया था। तो एक एल्टन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पोषक स्तर पर, जो जितने भी पोषक स्तर है उनको संख्या के आधार पर, उनमें उपस्थित जीवों को संख्या के आधार पर, उनके जैव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर उनको दर्शाया था, उनको व्यवस्थित किया था। और जो व्यवस्थित किया था वो पिरामिडों के रूप में व्यवस्थित किया गया था। और आपको इतना पता है कि पिरामिड्स जो होते हैं वो, अगर जैसे ही पिरामिड्स का नाम आता है तो पिरामिड्स को कैसे बनाया जाता है उसकी अपन बात करेंगे। उनको कैसे कैसे शो किया था उसने, और कैसे कैसे कौन से पिरामिड को पोषक स्तर के अकॉर्डिंग वहाँ पर पिरामिडों के रूप में उनको दर्शाया था, और वो दर्शाया था एल्टन नाम के वैज्ञानिक ने। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये पिरामिड दिए किसने। तो एक वैज्ञानिक थे, एल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे, एल्टन ने इनको दिया था, इनको दर्शाया था, ठीक है। एल्टन ने पिरामिडों को दिया था, इसी कारण इन पिरामिडों को अपन कौन से पिरामिड बोलते हैं, एल्टोनियम पिरामिड भी बोलते हैं, एल्टोनियम पिरामिड, ठीक है। एल्टन नाम के वैज्ञानिक ने किसी भी खाद्य श्रृंखला या पोषक स्तर में उपस्थित जीवों को 3 प्रकार से व्यवस्थित किया था, और इसी तीनों प्रकार के जो पिरामिड है इनको अपन एल्टोनियम पिरामिड बोलते हैं। पहला क्वेश्चन, पिरामिडों को किसने दिया, एल्टन ने। एल्टोनियम पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन। या निम्न में से कौन सा एल्टोनियम पिरामिड नहीं होता। तो 3 होते हैं, उसके अलावा कोई सा भी एल्टोनियम पिरामिड नहीं होता। तो जब भी आपको पूछ ले कि एल्टोनियम पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड, एक ही चीज है, क्योंकि एल्टन ने दिया था तो एल्टोनियम पिरामिड बोल दिया, और पारिस्थितिकी पिरामिड है तो पारिस्थितिकी वही पिरामिड है। तो एल्टोनियम पिरामिड इसलिए बोल दिया क्योंकि एल्टन नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था, और एल्टन ने ये बोला था कि पिरामिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, वो 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे, देखो इसने 3 दिया था। सबसे पहले इसने, एक होता है ऊर्जा के पिरामिड, एक होते हैं ऊर्जा के पिरामिड। एक इसने दिए थे जैव भार के
पिरामिड और एक इसने दिया था संख्या के पिरामिड। ठीक है, एक दिया था ऊर्जा के पिरामिड, एक दिया था जीवभार का पिरामिड और एक दिया था संख्या का पिरामिड। मतलब तीन टाइप के पिरामिड्स दिए थे। तीन टाइप के पिरामिड्सों को दर्शाया था, किसी पोषक स्तर में उपस्थित जीवों को तीन टाइप से इसने दर्शाया था पिरामिडों के रूप में। एक ऊर्जा, एक जैवभार और एक संख्या। ऊर्जा आप जानते हो एनर्जी लेवल के आधार पर, जैवभार मतलब उनके शुष्क भार या उनके वजन के आधार पर, और संख्या मतलब उस पोषक स्तर में उपस्थित जीवों की संख्या के आधार पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके समझना। आपको इजीली एक बार अगर समझ लोगे तो वहां आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले अपन देखेंगे ऊर्जा के पिरामिड। देखो, ऊर्जा के पिरामिड मैंने पीछे आपको खाद्य श्रृंखला बताई थी और मैंने आपको ये बोला था कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी लेवल होता है वो कौन से पोषक स्तर में होता है। सबसे ज्यादा अगर उत्पादक उपभोक्ता या शीर्षस्थ उपभोक्ता की मैं बात करूं तो इनमें से सबसे ज्यादा जो एनर्जी लेवल है वो किस में होता है। किसी खाद्य श्रृंखला की बात करें तो आप सिंपल सा बोलोगे कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो रहती है ऊर्जा 10% के नियम के अनुसार, तो अपन बात करेंगे कि उत्पादकों के पास। ठीक है, तो सबसे पहली मैं ले रहा हूं, तीन टाइप के पिरामिड है और तीनों में से जो पहला पिरामिड अपन लेंगे वो लेंगे ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो पहला अपना पिरामिड होगा वो होगा ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो देखो पहला अपन ले रहे हैं ऊर्जा के पिरामिड। देखना, ऊर्जा के पिरामिड कैसे बनाए जाते हैं, कैसे होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना ये एसआई की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। और पीछे एसआई के एग्जाम में पिरामिड से एक क्वेश्चन आया था, वो बताऊंगा कौन सा आया था। जो राजस्थान पुलिस एसआई की जो एग्जाम हुई थी उसमें, उससे पहले और एलडीसी के एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल। जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है वो बता देता हूँ पिरामिड से, कि ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं। ये नो डाउट किसी का भी गलत नहीं होता है, क्योंकि सबका आंसर होता है सीधे होते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये देखो कि पिरामिड्स बनते कैसे हैं। तो एक बार बेसिक आपको मैं बता देता हूँ कि पिरामिडों को बनाने का जो तरीका होता है वो हमेशा आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे पिरामिड बनते हैं, या फिर आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि मान लो कि ये है, इसके ऊपर ऐसे पिरामिड भी बन सकते हैं। ठीक है, कई बार अपने को ऐसे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो पिरामिडों को जब दर्शाया जाता है तो या तो ऐसे आ जाते हैं या फिर ऐसे आते हैं। हालांकि ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि ये पिरामिड डायग्राम से मैंने देखा नहीं है ऐसे कोई कभी आए हैं, फिर भी अगर आ जाए तो अपन तो समझ रहे हैं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आपको वो चीज़ नहीं देखनी कि पिरामिडों कैसे बनाए जाते हैं, इतना तो कॉमन सेंस है ही आप में। देखो, ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं, ऊर्जा की जो पिरामिड है वो हमेशा सीधे बनाए जाते हैं। सबसे पहले बात, ये हमेशा सीधे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा सीधे बनाए जाते हैं। पहला पॉइंट ये फिक्स रख लो, कौन से पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन से पिरामिड हमेशा सीधे होंगे। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा ही कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा ही कैसे बनाए जाएंगे, सीधे बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाते हैं वो मैं बताऊंगा कैसे बनाए जाते हैं। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना, अगर आपको पूछ ले कि ऊर्जा के पिरामिड कौन सी खाद्य श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं, बताना मेरे को, ऊर्जा के पिरामिड कौन सी खाद्य श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं। तो चारण खाद्य श्रृंखला है वो अपन ने बनाई थी, जो वहां से बनाई थी। चारण खाद्य श्रृंखला है वो किसको प्रदर्शित करेगी, ऊर्जा के पिरामिडों को। ठीक है, देखना मैं पिरामिड बना रहा हूं, पहले मैं एक खाद्य श्रृंखला बना रहा हूं, उसी के आधार पर अपन क्या बनाएंगे, पिरामिड। एग्जाम्पल देखना, एक खाद्य श्रृंखला ले ली मैंने, वो ही ले रहा हूं मैं। घास है, घास को टिड्डा खा रहा है। ठीक है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है, और मेंढक को कौन खा रहा है, सांप, और सांप को कौन खा गया, बाज। ठीक है, पिरामिड्स आपको बनाने, देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कोई भी पिरामिड बनाओ
तो हमेशा उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब जैसे ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, मैंने यहाँ लिख दिया, चलो ये पिरामिड है, ठीक है। अब इस पिरामिड में ये सीधा है प्रेजेंट में, और अगर उल्टा होता है तो ये हमेशा उल्टा होता है, ध्यान रखना, ये हमेशा उल्टा होता है। तो दो ही टाइप के पिरामिड बनेंगे, या तो पिरामिड बनेगा सीधा, ठीक है, या पिरामिड बनेगा उल्टा। लेकिन ऊर्जा के बना रहे हैं, ये हमेशा कैसे बनेंगे, सीधे। अब यहां थोड़ा ध्यान रखना, अब कई ऐसे सोच रहे हैं कि सर सीधा कैसे बनेगा, उल्टा कैसे बनेगा, ये क्या सिस्टम है, तो यही ध्यान रखना। आप अपन बना रहे हैं ऊर्जा के आधार पर, तो हमेशा ध्यान रखना ऊर्जा की बात कर रहा हूं तो ज्यादा को हमेशा नीचे वाले से दिखाएंगे क्योंकि ये ज्यादा है, और जैसे जैसे कम आएगा तो चाहे वो ऊर्जा में कम दिखाओ, चाहे आप भार में कम दिखाओ, चाहे आप संख्या में कम दिखाओ, किसी को कैसे भी अगर कम दिखाना है तो हमेशा इस वाले पोर्शन से दिखाते हैं, और ज्यादा दिखाना है तो इस वाले पोर्शन से दिखाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऐसा अगर अपने को कैसे पता चले कि कम कहाँ आएगा और ज्यादा कहाँ आएगा, तो सुन लो, हमेशा ध्यान रखना, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, आपको नीचे की तरफ हमेशा, मतलब नीचे की तरफ अगर बात करेंगे, सबसे नीचे नीचे हमेशा उत्पादक को ही लिखना है, ध्यान रखना। मतलब हमेशा आपको उत्पादक, यदि आपको आपने पढ़ा है उत्पादकों के बारे में, तो हमेशा नीचे की तरफ आपको किसको लिखना है, हमेशा ही उत्पादकों को ही लिखना है, चाहे उत्पादक कम हो चाहे उत्पादक क्या हो, ज्यादा हो। स्टार्ट कहाँ से करना है, हमेशा ही उत्पादकों से ही करना है, आपको हमेशा नीचे ही लिखना है उस चीज को, कभी भी आप उस चीज को ऊपर ना लिखोगे, देखना। अगर मैं बात करूं घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज, अपन ने 10% का नियम पढ़ा था, सबसे अधिक एनर्जी किसके पास थी, तो सबसे अधिक एनर्जी आप बोल रहे थे कि यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी थी, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इसके पास, और फिर कम होती होती सबसे कम किसके पास हो गई थी, इसके पास। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल सबसे कम था, और यहाँ पर एनर्जी लेवल क्या था, सबसे ज्यादा था, ठीक है। तो अब देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल था उत्पादकों के पास, घास को अपन ने क्या बोला था, उत्पादक, ये उत्पादक थे। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, और ये हो जाएंगे आपके शीर्षस्थ, सर्वोच्च उपभोक्ता या शीर्षस्थ उपभोक्ता, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला आपको कि नीचे नीचे क्या लिखना है, उत्पादकों को, तो सबसे नीचे की तरफ आप बोल दोगे कि सबसे नीचे नीचे है घास। स्टार्ट कहां से करना है, घास से, और घास क्या है, उत्पादक। सबसे अधिक एनर्जी किसके पास होती है, उत्पादकों के पास, तो इसको मैंने ज्यादा से दर्शाया, ठीक है। उसके बाद चलो, उससे कम एनर्जी किसके पास है, टिड्डे के पास। उससे कम किसके पास है, मेंढक के पास। उससे कम किसके पास है, सांप के पास। और सबसे कम शीर्षस्थ उपभोक्ता बाज के पास। देखना, यहां थी 1000, यहां थी 100, यहां 10 हो गई, यहां 1 हो गई, और यहां पर 0.1 हो गई थी, ठीक है। तो जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ाता, एनर्जी लेवल क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो पिरामिड्स मैंने आपको ये बोले हैं कि एल्टन नाम के वैज्ञानिक ने पोषक स्तरों पर ऊर्जा के आधार पर इन पिरामिड्सों का निर्माण किया था। मतलब ऊर्जा के आधार पर कैसे दर्शाया था, तो किसी खाद्य श्रृंखला में यदि अपन ऊर्जा के आधार की बात करें, तो मैंने आपको बोला है कि नीचे नीचे तो आपको क्या लिखना है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हो, ठीक है, जाओ। नीचे की तरफ क्या लिखते हैं अपन, उत्पादक लिखेंगे, ठीक है। तो नीचे नीचे की तरफ घास या उत्पादकों को लिखेंगे, ठीक है। और उससे ऊपर अपन जैसे जैसे चलेंगे वैसे टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज, ठीक है। टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज आ जाएगा, ठीक है। अब घास जो होंगे वो नीचे की तरफ उत्पादक लिखेंगे, और उत्पादक आपको पता है हमेशा एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा रखते हैं, तो इसको ज्यादा से, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर
उससे कम। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा ही सीधे बनाए जाएंगे, मैं इसको उल्टा नहीं बना सकूंगा, नहीं बनाया जा सकता कभी भी। अगर आप सोचो तो भी इसको उल्टा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, नीचे की तरफ घास लिखना है, तो आपको पता है ऊर्जा के बना रहे हैं तो ऊर्जा घास के पास ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा से दिखाएंगे, फिर कम होते होते ये ऐसे हो जाएंगे। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये घास, उसके बाद इससे कम जो होंगे वो हो जाएगा टिड्डा, इससे कम जो होंगे वो हो जाएगा मेंढक, इससे कम सांप, और इससे कम बाज। ठीक है, तो ये बना दो चाहे वो वाला बना दो, हमेशा दोनों टाइप के जो पिरामिड है वो कैसे होंगे, सीधे होंगे। ये पिरामिड भी यही और ये दोनों का एक ही पिरामिड ये है। शो कई बार ऐसे कर देते हैं, कई बार ऐसे कर देते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, आपको ऐसे पूछ ले कि कौन से पिरामिड हमेशा सीधे बनाए जाते हैं, ऊर्जा के पिरामिड, ठीक है। या आपको पिरामिड्स देके पूछ ले कि ये कौन सा पिरामिड है, ऊर्जा का पिरामिड। या आपको कोई खाद्य श्रृंखला देके पूछ ले कि ये कौन से पिरामिडों को प्रदर्शित करती है, तो ये कौन से पिरामिड को प्रदर्शित करती है, ऊर्जा के पिरामिड को। नेक्स्ट जो मैं पिरामिड ले रहा हूं वो ले रहा हूं जैवभार का पिरामिड। जैवभार के पिरामिड। अब देखो, जैवभार और संख्या क्वेश्चन आता है इन दो में से। जो जैवभार के पिरामिड दो टाइप के बनाएंगे और संख्या के पिरामिड भी दो टाइप के। जिसको जैवभार समझ में आ गया उसको संख्या इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो, जैवभार के पिरामिड रियल में है क्या। किसी पोषक स्तर में उपस्थित जीवों के वजन के आधार पर, उनके शुष्क भार के आधार पर जो पिरामिडों के रूप में जो पोषक स्तरों को व्यवस्थित किया जाता है वो कौन से पिरामिड कहलाते हैं, जैवभार के पिरामिड कहलाते हैं। ठीक है, जैवभार होता क्या है, देखो अगर किसी जीव में से या किसी जीव के शरीर में से यदि पानी की मात्रा को निकाल दिया जाए और उसके बाद जो बचा हुआ भार होता है उसे शुष्क भार बोलते हैं, और उस शुष्क भार के आधार पर जो पिरामिडों को व्यवस्थित किया जाता है वो पिरामिड कौन से पिरामिड कहलाते हैं, जैवभार के पिरामिड कहलाते हैं। ये सीधे भी होते हैं और ये उल्टे भी होते हैं। ठीक है, और सीधे हमेशा जो होते हैं वो ऊर्जा के होते हैं, लेकिन सीधे उल्टे वो जैवभार के भी हो सकते हैं और संख्या के भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किसके हैं, वो वृक्ष के हैं या वो तालाब के हैं। ठीक है, तो जैवभार के पिरामिडों को हमेशा ध्यान रखना, इनको हमेशा शुष्क भार के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इनको शुष्क भार के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। इसे हमेशा अपन शुष्क भार के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। ये दो टाइप के होंगे, एक होते हैं जैवभार के वृक्ष के पिरामिड और एक होते हैं जैवभार के तालाब के पिरामिड। ठीक है, या इसे बोल सकते हो जलाशय के पिरामिड, तालाब या जलाशय के पिरामिड। देखना, ध्यान रखना, जैवभार के वृक्ष के पिरामिड कैसे होंगे, जैवभार के तालाब के पिरामिड कैसे होंगे। क्वेश्चन आया था एसआई एग्जाम, जो अभी एसआई जो चल रही है आपकी, जिसके अभी इंटरव्यू बाकी है, वो जो एसआई एग्जाम है, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि किसके तालाब के पिरामिड, मतलब या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कौन जैवभार के पिरामिड, तालाब के पिरामिड कैसे बनाए जाते हैं। जो क्वेश्चन था वो था जैवभार के तालाब के पिरामिडों से। जैवभार के तालाब के पिरामिड कैसे बनाए जाते हैं। अब देखना, अगर आपको ऊर्जा की पिरामिडों को पता है तो यहां से शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखना, मान लो कि ये कोई वृक्ष है, ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि ये है वृक्ष। वृक्ष आपने देखा था, वृक्ष भी बोल सकते हो, और यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ बरगद भी बोल सकते हैं। बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के पिरामिड या वृक्ष के पिरामिड या वृक्ष या पेड़ के पिरामिड कैसे होते हैं, सेम ही चीज है दोनों का। चाहे पेड़ में किसी की बात करें तो एक ही चीज आएगी।
ये है वृक्ष, और वृक्ष आपने देखा होगा, और वृक्ष पे यहाँ पर क्या उपस्थित रहते हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं पक्षी, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, और यहाँ पर परजीवी उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो देखो, अब अगर मैं इस वृक्ष का भार का पिरामिड बनाऊं, मतलब वृक्ष, पक्षी और परजीवी, ये एक वृक्ष पारितंत्र है। और यदि इसको अपन अगर पिरामिड में व्यवस्थित करें भार के, वजन के आधार पर, तो आपको इतना तक कॉमन सेंस होगा कि वृक्ष, पक्षी और परजीवी में वजन कम किस में होगा। तो आप ऐसे बोलोगे सबसे कम परजीवी में, उससे ज्यादा पक्षी में, और सबसे ज्यादा वृक्ष में। इतना तो आपको पता है। मैंने आपको बोला था कि जो खाद्य, जो पिरामिड्स बनाएंगे उसमें नीचे नीचे आपको क्या लिखना है, उत्पादक लिखना है नीचे नीचे, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, आपको नीचे की तरफ हमेशा क्या लिखना है, उत्पादक ही लिखना है। अब यदि आपको ऐसे लग रहा है कि वजन में उत्पादक ज्यादा है, मतलब वजन उत्पादकों में ज्यादा है, तो आप फिर ऐसे बोल दोगे कि फिर उसको ज्यादा से दिखाएंगे, और अगर कम है वजन में तो फिर उसको क्या दिखाएंगे, कम से दिखाएंगे। तो देखो, मैं जैव भार का वृक्ष का पिरामिड बना रहा हूं, वृक्ष, पक्षी और परजीवी, इसमें से उत्पादक कौन है, आप बोलोगे वृक्ष। तो देखो, सबसे नीचे की तरफ मैं यहां ज्यादा वजन में है वृक्ष, ठीक है, तो इसको ज्यादा से दिखा रहा हूं, और ये अपन बोलते हैं उत्पादक, ठीक है। मैंने आपको बोला नीचे की तरफ क्या लिखना है, उत्पादक। ज्यादा वजन में है तो ज्यादा से दिखा दिया, उससे कम वजन में कौन है, पक्षी, तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, ये है पक्षी, ठीक है। और सबसे कम वजन में कौन है, ये हो गए परजीवी, ये हो गए परजीवी। ये लो साहब, वृक्ष के जैव भार के पिरामिड आपके सामने है। और वृक्ष का जैव भार का पिरामिड उल्टा है या सुल्टा है, बताओ, सीधा है या उल्टा है, ये होगा हमेशा ही सीधा। उल्टा अगर बनाना हो तो इसको उल्टा करते हैं, लेकिन उल्टा अपन बना नहीं सकते, क्योंकि स्टार्ट करना है उत्पादकों से, और उत्पादक वजन में ज्यादा है तो अपन ज्यादा से दिखाएंगे, उससे कम ये और उससे कम ये। तो वृक्ष के जैव भार के पिरामिड हमेशा ही कैसे बनते हैं, तो वृक्ष के जैव भार के पिरामिड हमेशा ही कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं, ठीक है। लेकिन जलाशय के जैव भार के पिरामिड कैसे बनेंगे, देखो, ये मान लो एक जलाशय, ठीक है। जलाशय के अंदर मैं बोल रहा हूं कि एक है इसमें बड़ी मछली, ये होती है बड़ी मछली, और जलाशय में छोटी मछलियां भी होती है, ये मान लो जलाशय के अंदर छोटी मछली, ये है जलाशय या तालाब बोल सकते हो, छोटी मछली। और जो जलाशय का जो ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ पर कुछ जलीय पलवक होते हैं, जलीय पेड़ पौधे बोल सकते हो, जलीय जो ऊपर तैरते हैं, जैसे सेवाल बोल सकते हो, या आप एज ए उत्पादक, वो उन्हें अपन उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो पानी की जो परत है यहाँ पर उपस्थित होते हैं जलीय पलवक, या तो जलीय पलवक बोल दो इनको, या फिर इनको बोलते हैं उत्पादक, ठीक है। छोटे छोटे जो घास होते हैं या सेवाल वगैरह कुछ भी बोल सकते हो, तो ये होते हैं जलीय पलवक या उत्पादक बोल सकते हो। तो एक तालाब आपने देखा होगा, और उस तालाब में बड़ी मछली होती है, छोटी मछली होती है, और जलीय पलवक होते हैं। अब देखना, यहां उत्पादक थे वृक्ष, मैं बात कर रहा हूं तालाब, या आप बोल सकते हो जलाशय। इसका यदि मेरे को पिरामिड बनाना है तो कैसे बनेगा, इसका तो सीधा हो गया, अब इसका कैसे बनेगा, देखना। तालाब आपको पता है, तालाब में ये तीन चीज मैंने आपको बताई है। स्टार्ट कहां से करना है, उत्पादकों से। बात कर रहे हैं अपन वजन के आधार पर, तो सबसे ज्यादा वजन छोटी मछली, बड़ी मछली और जलीय पलवक में किस में होगी, सबसे ज्यादा वजन होता है बड़ी मछली में, उससे कम वजन छोटी मछली में, और सबसे कम वजन किस में होता है, जलीय पलवक या उत्पादकों के अंदर। तो स्टार्ट हमेशा आपको कहां से करना है, स्टार्ट हमेशा आपको नीचे से ही करना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं जलीय पलवक, क्योंकि वजन सबसे कम किस में है,
जलीय पलक में नीचे नीचे उत्पादकों को लिख दो। मैंने आपको बोला है कि हमेशा उत्पादकों को नीचे नीचे लिखेंगे, चाहे वो कम हो ज्यादा हो। वजन में सबसे कम है जलीय पलवक, उससे ज्यादा वजन है छोटी मछली में, तो आप ऐसे लिख दोगे छोटी मछली को, ये हो गई आपकी छोटी मछली में इससे ज्यादा वजन है। और सबसे ज्यादा जो वजन हो गया वो हो गया आपका बड़ी मछली के अंदर। तो अब आप इजीली बता सकते हो कि अब ये पिरामिड कैसा बन गया, ये उल्टा बन गया। और तालाब के जैव भार के जो पिरामिड है वो हमेशा ही कैसे बनाए जाते हैं, उल्टे बनाए जाते हैं। तो तालाब के जैव भार के पिरामिड उल्टे और वृक्ष के जैव भार के पिरामिड हमेशा सीधे बनाए जाते हैं। जैव भार के वृक्ष के पिरामिड हमेशा सीधे, जैव भार के तालाब के पिरामिड हमेशा ही उल्टे बनाए जाते हैं। जो एसआई की एग्जाम थी उसमें क्वेश्चन क्या था सुनना, किसके तालाब के पिरामिड उल्टे बनाए जाते हैं। ऑप्शन में था ऊर्जा के, ठीक है, संख्या के, जैव भार के। आपके ऑप्शन में जो था वो जैव भार करना था। तो किसके तालाब के पिरामिड उल्टे बनते हैं, जैव भार के। किसके वृक्ष के पिरामिड सीधे बनते हैं, वो कौन सा हो गया, जैव भार के। ठीक है, यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैव भार के वृक्ष के पिरामिड सीधे और जैव भार के तालाब के पिरामिड उल्टे बनाए जाते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं बात करूंगा जैव भार की जगह मैं लिख रहा हूं संख्या के पिरामिड। ठीक है, अपन जो बात करेंगे वो करेंगे संख्या के पिरामिड। ठीक है, संख्या के पिरामिड कैसे होंगे, देखो सेम ही चीज है। संख्या के पिरामिड और वही दो प्रकार के संख्या के पिरामिड होंगे। संख्या के जो पिरामिड है, संख्या के जो पिरामिड होंगे देखो, पिरामिड होंगे संख्या के, दो पिरामिड हो गए। एक पिरामिड अपना था ऊर्जा की पिरामिड और एक है अपना संख्या का पिरामिड। संख्या के पिरामिड भी दो टाइप के होते हैं, एक वृक्ष के संख्या के पिरामिड और एक तालाब या जलाशय के संख्या के पिरामिड। यदि आपको जैव भार का पिरामिड इजीली समझ में आ गया है तो मैं जहां तक मानता हूं संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जीवों की ये पिरामिड हमेशा जीवों की संख्या के आधार पर बनाए जाते हैं, संख्या के आधार पर व्यवस्थित किए जाते हैं। कि एक वृक्ष के संख्या के पिरामिड बनाऊं तो ये वृक्ष है, इसमें वृक्ष है, पक्षी और परजीवी है। तो आपको पता है वृक्ष तो एक ही है, उससे ज्यादा पक्षी और पक्षी से ज्यादा छोटे छोटे जो परजीवी होते हैं वो होते हैं। तो अब यदि अपने को स्टार्ट करना है तो वो ये करना तो कहां से है, उत्पादकों से। और उत्पादक यहाँ पर क्या है, वृक्ष है। तो देखो सबसे नीचे नीचे मैं लिख रहा हूं वही उत्पादक वृक्ष। वृक्ष की संख्या यहाँ पर कम है या ज्यादा, कम है। इससे ज्यादा संख्या किसकी है, इससे ज्यादा संख्या है पक्षी की, तो पक्षी इससे ज्यादा दिखाएंगे। और सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, वो है परजीवी की। तो अब बताओ ये पिरामिड कैसा हो गया, तो ये पिरामिड जो है वो हो गया आपका उल्टा। ठीक है, अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि संख्या के वृक्ष के पिरामिड हमेशा ही कैसे बनाए जाते हैं, उल्टे बनाए जाते हैं। संख्या के वृक्ष के पिरामिड हमेशा ही कैसे बनाए जाते हैं, उल्टे बनाए जाते हैं। समझ गए होंगे। संख्या में इस वृक्ष पे सबसे कम वृक्ष है, उसके बाद में पक्षी संख्या में ज्यादा है और उसके बाद में परजीवी। स्टार्ट हमेशा उत्पादक से करना है, इसीलिए ये कैसा बन गया, उल्टा बन गया। अब आप इसको बना सकते हो, जलाशय या तालाब के जो पिरामिड है संख्या के वो कैसे बनेंगे। बड़ी मछली, छोटी मछली और जलीय पलवक में से सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, सबसे ज्यादा संख्या होती है जलीय पलवक या उत्पादकों की। तो स्टार्ट करना है अपने को वही नीचे उत्पादकों से। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं जलीय पलवक। सबसे पहले जलीय पलवक संख्या में ज्यादा है, उससे कम हो गई छोटी मछली, तो लिख दिया छोटी मछली। और सबसे कम कौन हो गई, बड़ी मछली। तो बड़ी मछली जो होती है वो सबसे कम है, तो ये ऊपर की तरफ लिख दी। तो अब ये पिरामिड कैसा बन गया, तो ये पिरामिड कैसा बन गया है, ये पिरामिड हमेशा ही कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। अब देखो जैव भार के तालाब वृक्ष के पिरामिड सीधे बन रहे थे, जैव भार के तालाब के पिरामिड उल्टे बन रहे थे। लेकिन संख्या के वृक्ष के पिरामिड उल्टे बन रहे हैं और संख्या के जलाशय तालाब के पिरामिड कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। ठीक है, तो
पिरामिड्स 3 टाइप के होते हैं, एल्टन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, जो अपन ने 5 टाइप से बनाए हैं। ऊर्जा का एक बनाया था, और संख्या और जैव भार के अपन ने 2-2 बनाए हैं। 5 प्रकार के ये जो मैंने 5 टाइप बताए आपको, 3 टाइप में 5 पिरामिड बनाए हैं। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। कैसे पूछ सकता है कि संख्या के वृक्ष के कैसे होते हैं, या किसके वृक्ष के पिरामिड सीधे होते हैं और किसके वृक्ष के पिरामिड उल्टे होते हैं, या किसके तालाब के पिरामिड सीधे होते हैं, तालाब के पिरामिड उल्टे होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी अपन इससे आगे का जो लगभग इकोलॉजी अपना कंप्लीट हो गया है, इसके आगे इकोलॉजी की अपन शब्दावली करेंगे, और आपके एक टॉपिक है जैव भू रासायनिक चक्कर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इकोलॉजी की शब्दावली और इकोलॉजी जो जैव भू रासायनिक चक्कर है उसकी, ठीक है। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।